दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए विषय के साथ आपसे जुड़े हैं, जो वर्तमान में बहुत ज्वलंत मुद्दा है। नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद लगातार छात्र आंदोलनरत हैं और वर्तमान में जो दिल्ली में एक प्रदर्शन चल रहा है और सरकार से बातचीत के लिए वो कह रहे हैं, अपनी कुछ मांगे रखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वार्तालाप सरकार के स्तर पर हुआ नहीं है। मैं सुमित नागर, अपने इस पाठशाला के माध्यम से अनेक अनेक मुद्दों पर हम बात करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत ज्वलंत तो है ही है, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेजर हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेजर हिमांशु जी लगातार जो इस तरह के आंदोलन है उससे वो जुड़े रहे हैं, चाहे अन्ना का आंदोलन रहा हो, चाहे उससे पहले दादरी में जो पावर प्रोजेक्ट रहा, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट, उससे वो जुड़े रहे हैं, और वर्तमान में भी वो दिल्ली में लगातार सक्रिय हैं। रोजाना वहां उनकी उपस्थिति रहती है और उसके वो दिशा निर्देश के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। और भारत की जो पहचान है दुनिया में, वो केवल एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में नहीं है, बल्कि आंदोलनों की एक समृद्ध परंपरा रही है। लगा करके आजादी से और उसके बाद का जो हम घटनाक्रम देखते हैं, किसान आंदोलन की हम बात करें, अन्ना की बात करें, नर्मदा की करें, चिपको आंदोलन की बात करें, और वर्तमान में सोनम वांगचू जी के आंदोलन तक हम लेकर के आते, तो एक लंबी एक समृद्ध परंपरा है। तो जो ये चल रहा है आंदोलन, जो उनकी मांग है छात्रों की, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं अब फौज में भी, आर्मी मेडिकल कोर में था, एएमसी में। तो जो बच्चा तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो डॉक्टरी की हो, सिविल सर्विसेज की हो, इंजीनियरिंग की हो, किसी भी मुख्तलिफ, IDA की हो, जी, फौज में जा रहे हो। अब तो फील्ड्स बढ़ गए, हमारे ज़माने में कम थे। लोग एक एक साल, दो दो साल, एक साल तैयारी करते हैं। बच्चे 8वीं से तैयारी करते हैं। तो इस तरीके का पर्चा लीक होना या एग्ज़ाम कैंसिल होना, इस तरीके की अनियमितताएं होना, निश्चित तौर पे ये एक विफलता तो है। एक बार होना और बार बार होना, भाई एक आध बार हो गया होता तो शायद नहीं, अब 80-80, 90-90 बार उस दौरान में हो रहा है और विभिन्न परीक्षाओं में हो रहा है। तो जो हमारा देश है, दुनिया में एक युवा देश है, जो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी काम की और मुनाफे की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद बात है कि हमारे देश की औसत आयु आज 28 वर्ष है। दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश हम हैं। तो वो जो आबादी है, जो युवा है, अब एक नया शब्द जेनजी आ गया है जी, वो जो युवा है उसकी एस्पिरेशंस हैं करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। यदि इस तरीके का माहौल बनेगा तो निश्चित तौर पे जेनजी सीधे प्रभावित हो रहा है और देश भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यदि हम इन लोगों को रोजी रोजगार, शिक्षा समय पे नहीं दे पाए तो ये जो मानव संसाधन है, इससे हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये देश हित में, देश के अहित में इतना अधिक है जितना हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ एक एग्जाम और इन चीजों को ही देख रहे हैं, और बड़ी बात ये बच्चे सबके हैं। बच्चों के साथ जब कोई चीज होती है तो सारा परिवार, और खास तौर पे उन बच्चों के साथ होती है जो पढ़ने लिखने में अच्छे हों, मोहल्ले में नाम रोशन करने की उम्मीद लिए हुए हों, मोहल्ले वाले, गांव वाले, इलाके वाले, परिवार वाले, उससे और ज्यादा आहत होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, या आवारा मिजाज बच्चे नहीं हैं जी। इसलिए इसकी पीड़ा और ज्यादा होती है समाज को। तो उस दृष्टि से दूसरा पक्ष जो आपने कहा, तो जब बच्चा इतना तैयारी कर रहा है और उसका इतना समय जाया होगा, फिर एक अलग पक्ष इसमें महंगाई का है। शिक्षा महंगी हो रही है। शिक्षा महंगी होने का मतलब है बहुत सारी जनता जो कि एफोर्ड नहीं कर सकती है उस महंगी शिक्षा को, उसके लिए शिक्षा के द्वार बंद हो रहे हैं। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष है, अब से आम भाषा में कहे, देखिए हम डॉक्टर थे तो 300 रुपए में हम लोगों के हॉस्टल की पूरे साल की फीस दी जाती थी। बिजली भी हम इस्तेमाल कर लेते थे, पानी वानी, रहना वहना, सारा 300 रुपए मात्र पूरे साल में। तो हम अपने को मानते हैं कि हम खुशनसीब लोग थे, हम ऐसे माहौल में थे, हम ऐसे देश में थे, और हम शुक्रगुजार भी हैं कि हमारे मुल्क ने हमें ये दिया, वरना सामान्य मध्यम परिवार के लोग ऐसे डॉक्टरी नहीं पढ़ पाते। 1-1 करोड़ रुपए जैसा माहौल बन गया है। इसका महंगा होना शिक्षा का बहुत लोगों को इससे वंचित कर रहा है।
और इस तरीके का एग्जाम लीक होना उनके हौसले तोड़ रहा है, उसमें एक असंतोष, उसकी परिणति ये स्वस्फूर्त है। यदि आप सोचते हैं कोई कल एक सटारिकल टाइप की एक मैं उसको इतना एट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे किसी ने कहा, जी कोई उसका कोई संगठन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, उसे आप सोचें कि उसने लाखों की भीड़ दिल्ली में इकट्ठा कर दी, ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये लोगों का गुस्सा है। और बुरी बात जो आपने लंबी परंपरा कही है, जब भी आंदोलन युवा सड़क पे आया है, आजादी के दौरान आया, तो आजादी अपने आप में बड़ी पवित्र चीज थी जिसके लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद जो बड़ा आया था वो इमरजेंसी के टाइम में आया था। इमरजेंसी में लोकतंत्र पर एक तरीके का सीधा हमला था। तो सबसे ज्यादा जिसे लालच नहीं होता है, जिसमें डर नहीं होता है, वो युवा होता है। तो वेंगार्ड्स जो उसके फौज की भाषा में कहते हैं, जो फ्रंट वाले जो फाइटर्स होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ के मोर्चा लेने वाले युवा होते हैं। वहां भी वही थे। हाँ, कुछ बड़े बुजुर्ग सीजन किस्म के लोग जो तजुर्बेकार थे, उनकी प्रेरणा थी, उनका मार्गदर्शन था। उसके बाद एक आया कि भाई जब मंडल का दौर आया, उस वक्त एक बार बड़ा भारी युवाओं में वो हुआ। उसके दोनों पक्ष थे, पर एक बड़ा। उसके पश्चात जो आया, हम ये देखते हैं 10-15, ये पैटर्न है, 10-15 साल बाद इस तरीके का होता है। और उसके फोर फ्रंट में हमेशा आगे बढ़त लेता है युवा। उसके बाद आता है आपका अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन में जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार था। शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे खास पे नहीं थी वो बात कि अगर हम सोचे कहीं तो उसमें गलत भी साबित हो गए, 2G जैसे गलत साबित हो गए। हमने उस दौरान में भी ये बात कही थी कि भाई जिस चीज के विषय में हमें नहीं पता है वो जांच का विषय है। तो यहाँ एक गुणात्मक फर्क समझिएगा। किसी मामले में घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, साबित नहीं है, तो वो जांच का विषय है। लेकिन एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, ये तथ्य है। जी किसने लीक किया है ये जांच का विषय हो सकता है। किसी ने पैसा खाया है, घूस खाई है, पैसा खा के बेचा है, ये जांच का विषय। लीक हुआ है ये तथ्य है। तो ऐसे में सरकार को या तमाम सरकारों को, जो मेरा छोटा मोटा इस मामले में जो हमारा 20-30 साल का तजुर्बा है इसे देखने का, जो भी सरकार में आता है वो एक खास आत्ममुक्ता का चश्मा लगा लेता है, वो कोई पार्टी हो। जी ये एक हमारा देखा हुआ ट्रेंड है। और ये सरकार भी उसमें कोई अपवाद नहीं है। जिस तरीके से वहां हो रहा है, उन बच्चों पे लाठियां बजाई जा रही थी, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, पहले तो आपने ये हालत आने ही क्यों दिए? जी पहले तो आने नहीं चाहिए था। लोकतंत्र की जो मूल है वो संवाद है, लोकतांत्रिक संवाद आपको स्थापित करना था। आपके देश के बच्चे थे। अब ये एक आदत सी होती जा रही है इस देश में, अजीब सी, कि हर किसी को कुछ ना कुछ एक जो है उपाधि दे करके उसके जो सही मुद्दा भी है, उसकी पीड़ा भी जो है, उससे संवेदना पूर्वक विचार न करके उसके ऊपर कोई लेबल चिपकाने की। जी जैसे मैंने कहा, यहाँ एक फर्क आ गया। बच्चे सबके हैं, किसानों का था, आप कहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी, एमएसपी तो मांग रहे थे। अब आप जगह दरारें छोड़ेंगे तो उसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी भी घुसेंगे। आप किसानों की समस्या ठीक कर देते, अग्निवीर का मुद्दा था, आप उन जवानों की समस्या ठीक कर देते। तो आप उन्हें कर देते तो खालिस्तानी पाकिस्तानी अलगाववादी जितने तमाम आप कह रहे हैं, अगर मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर के संवाद इन सारी चीजों में जो चीज, एक चीज आपको लगेगी, वो लगेगा संवाद की कमी, लोकतांत्रिक संवाद। इसमें वो बड़ा भयानक कमी थी। और 20 दिन का आपको समय मिला, उससे पहले समय मिला। एक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ी सोनम वांगचुक साहब का बहुत बड़ा तंत्र हो हिंदुस्तान में, कोई बहुत बड़ा संगठन हो, ऐसा तो नहीं है। अभी कुछ 6 महीने तो बेचारे को खामखा एक ऐसा आदमी जो कि अच्छा इनोवेटर है, एजुकेशन में बड़ा वो है, इंजीनियर है, पर्यावरणविद है, उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए, उससे तो हमें सलाह मशवरा करना चाहिए। वो तो इस स्थिति का आदमी, उसे आपने जेल में बंद कर दिया, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। अगर इतना बड़ा संगठन सोनम वांगचुक जी के पास होता, और ये तो एक सटायरिकल मूवमेंट आया कि भाई उन्होंने कॉकरोच कह दिया। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को भी इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, और उन्हें भी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था कि किस शब्दावली, आम आदमी कर दे चलता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कर दे, तो ये एक प्रतिक्रिया में आया हुआ एक प्रतिक्रिया है, ये कुछ संगठित वो नहीं है। जी हाँ, इसमें जो खतरनाक बात निकल के आई है, जिसके सरकार की अब आंखें खुल जानी चाहिए, वो ये है, हम साफ कह रहे हैं कि हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वहां लाख आदमी इकट्ठा हो जाएगा, हो गया। जी हाँ, ये उम्मीद थी कि आएंगे लोग, चूंकि असंतोष बहुत ज्यादा, लेकिन असंतोष इस स्तर का है
ये सरकार को समझना चाहिए। जी यही गलती कांग्रेस सरकार ने उस वक्त की थी कि असंतोष था। वो कोई अन्ना जी के पीछे इतना रहा होता तो आज भी होता, अन्ना जी के पीछे केजरीवाल जी के पीछे इतना बड़ा आदमी रहा होता तो आज भी होना चाहिए था। जी उनको भी अगर ये गलतफहमी थी कि उनके पीछे आदमी है तो ये उनकी गलतफहमी थी। ऐसे ही ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार को जरूर चेतना चाहिए कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी संगठन के, किसी बहुत बड़े चेहरे के बगैर, किसी बहुत बड़े एक जैसे कहना चाहिए ना, कोई एक कोर कमेटी बन जाती हैं, कोई कार्डर बेस्ड संगठन होते हैं, बिना उसके इतनी बड़ी भीड़ कैसे हो? ये आँख खोलने के लिए काफी होना चाहिए सरकार की। जी। जब किसी राष्ट्रीय जो परीक्षा की उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो न केवल सरकार, जो एजेंसियां हैं, इवन उच्चतम न्यायालय तक भी उसकी हरकत में आना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। उसी का नतीजा है। नहीं, आदमी की कहीं तो उसके दर्द पे मरहम कोई लगाए। जी देखिए, कोई भी जब तक किसी को आशा रहती है तो विषम से विषम परिस्थितियों को वो व्यक्ति पार कर लेता है, अपने मन को ढाढ़स बंधा लेता है। उससे एक चीज मत छीनिए आप, उसकी आस मत छीनिए। जब आप उसकी आस भी छीन लेते हैं, आशा भी छीन लेते हैं, तब वो व्यक्ति हताशा करने वो शिकार होता है। अब हताशा में कौन किस तरीके से करेगा? लेकिन ये साथ ही एक और भी बात है। देखिए, ये तमाम जो प्रक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, ये भी लोकतंत्र का एक तरीके से संवर्धन करती है। एक माहौल बन गया। अभी आपने टीएमसी का देखा, भाई क्या गए, क्यों गए, मैं इस बहस में नहीं हूँ। खरीदे गए, नहीं खरीदे गए, मैं इस बहस में भी नहीं हूँ। उनके ऊपर ईडी छोड़ी गई, सीबीआई छोड़ी गई, मैं इस बहस में भी नहीं हूँ। कोई दूध पीते बच्चे नहीं है वो सांसद विधायक। अब एक दिन तक जब तक नतीजा नहीं आया था तब तक आप एक सुर में बोल रहे थे, नतीजा आते ही आप दूसरे सुर बदल गए आपके। तो औरों की छोड़ दीजिए कि वो भाजपा ने किसके साथ क्या किया, केंद्र सरकार ने कहां दबाव डाला। वो सांसद और विधायक अपने ही गिरबान में झांक के देखें कि यदि सरकार आ गई होती तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी ममता बनर्जी की। तो जब इस तरीके से सरकारें तोड़ दी जा रही हों, जब इस तरीके से पार्टियां, लोग जो हैं हताशा, निराशा के या दबाव के, एक खौफ में हो, और क्या कारण हो सकता है? खौफ या लालच ही हो सकता है। तो यदि उस स्तर का व्यक्ति खौफ या लालच से एकदम उलट हो सकता है, पलटी मार सकता है, तो ये आम जन में बड़ा निराशा का भाव लाता है। दूसरी बात, कहाँ जाए? चलिए, सरकार से नहीं उसको संतुष्टि हो रही है, वो न्यायालय में जाए। अब वहां अगर कोई उसे कॉकरोच कह दे, कीड़ा मकोड़ा कह दे, मतलब आम भाषा में यही तो भावना हुई उसके मन में जो है। मैं नहीं कह रहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी की ये भावना रही होगी, लेकिन निश्चित तौर पे उन्हें अपने भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए था, और उनका जो भी बात कही जाए वो सामान्य आदमी नहीं है, उनको विवेकपूर्ण बात कहनी चाहिए। जिसके दोषी तो वो है जी। तीसरा, जिसके हम सब दोषी हैं, कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने जो मनोबल इस देश का, आम आदमी का बनाया था, गुलाम देश में, कई सौ साल से गुलाम देश में, कि भाई स्वराज वाली बात की, सुराज वाली बात, सुराज और स्वराज जी, हम अपना राज खुद चला सकते हैं और हम अच्छा राज चला सकते हैं। ये जो सुराज और स्वराज की भावना उस व्यक्ति ने, महात्मा ने जागृत की थी हिंदुस्तान के आम आदमी में, गुलामी में, उसको भंग करने के दोषी तो हम आप सब, खास आम सब हैं जी। कि हमने इस हालात में इस देश को लगा दिया, जैसा उन्होंने कहा था कि भाई ये देश नहीं चला पाएंगे खुद और ये आपस में लड़ेंगे। लंदन में पढ़िएगा, जब उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम हिंदुस्तान की आज़ादी का प्रस्ताव रखा गया था इटली सरकार द्वारा, तो विंस्टन चर्चिल साहब के भाषण को आप जरूर एक बार गौर फरमाइएगा। वो ये लिख रहे हैं कि ये काबिल नहीं है आज़ाद रहने के, हम साबित कर रहे हैं कि हम काबिल नहीं है। हमने उस मनोबल को महात्मा गांधी ने बनाया, उसे तोड़ दिया। तो आप इस युवा को देखिए, ये युवा किस बात से, अपनी पहली पीढ़ियों से, या इस देश से, या इस देश की सरकार से, न्यायपालिका से, आप बच्चों को देखिए वो क्या कह रहे हैं पुलिस वालों को। आपके बच्चे नहीं है क्या जब पुलिस वालों ने मारा है? और उसी के प्रत्युत्तर में तो ये रिएक्शनरी सटायरिकल जो भी फॉर्मेशन बना है इनका, कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसका कोई संगठन थोड़ा नहीं है, उसका तो कोई कुछ भी नहीं है, वो तो एक सटायर के तौर पर है। अब अगर वो हुआ है तो किसके खिलाफ हुआ है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी के खिलाफ हुआ है। और इस्तीफा किसका मांग रहे हैं? वो धर्मेंद्र प्रधान जी। अब वो प्रधानमंत्री का मांग रहे हैं जी। तो उनके पास विश्वास करने का ठिया कौन सा है, मुझे समझाइए लोकतंत्र में जी। वो किस ठिए पे विश्वास को अपने टिकाएं?
अब हिमालय तो जेनजी से उम्मीद तो मत करिए 25 साल से कम वर्ष के कि वो खड़ाऊ पहन ले और वो ले करके कमंडल लेके हिमालय चढ़ जाए। उसका तो हमारी जो परंपरा है आश्रम की उसमें भी ब्रह्मचर्य और इसी में अभी तो पढ़ने लिखने और रोजी रोजगार के वक्त है उसका। जी जी। कहाँ जैसे जाए? जैसे आपने अभी कहा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी या उसको लेकर के एक चर्चा है, लेकिन आंदोलन बड़े तरीके से चलाए जाते हैं, उसका एक पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है, कहाँ नेगोशिएशन होगा, कब बात करनी है, लेकिन ये सब कहीं इससे भटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब देखिए, अब मैं कहूंगा ईश्वरीय कुछ चीजें ईश्वरीय होती हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से होती है। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ लेकिन फिर भी दोहराऊंगा। हमें खुद उम्मीद नहीं थी, मतलब हम इसके आंदोलन के करता धरता नहीं है, हम तो भाई ठीक है, हमें लगा हाँ ये बात ठीक है और उन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। और कुछ हद तक बहुत ज्यादा धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद की दोषी हमारी वाली पीढ़ी है, हमारी आपकी पीढ़ी इस बात की दोषी है कि हमने इन बच्चों को एक स्वस्थ समाज नहीं दिया है, एक स्वस्थ देश नहीं दिया। हमने इन बच्चों को जाति, धर्म, प्रांत, भाषा इसमें विभाजित एक देश दिया है। ये है जो भावना आज़ादी के बाद की पीढ़ी में थी कि भाई हम अपना स्वराज लाया करेंगे, स्वराज आ गया है, वो भावना और उससे संजोने की भावना थी, वो एक दो दशक बाद जातीय द्वंद्व में, धार्मिक उन्माद में, इन चीज़ों में आ गई। मुद्दे जो देश के बुनियादी मुद्दे थे, और इसमें ये बड़ी खुशी खुशी की बात है, मतलब वास्तव में जैसे सिल्वर लाइनिंग ऑन क्लाउड कहते हैं, ये वास्तव में खुशी की बात है कि आंदोलन शिक्षा के अधिकार को लेकर हो रहा है। ये बहुत अलग और फर्क और जरूरी बात है कि जेनजी में ये प्रेरणा है, उनमें ये चेतना है कि वो अपने रोजगार और शिक्षा के प्रति जागृत, सक्रिय और संघर्ष के लिए राजी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने कहा कि सांसद तक अपना जो है उनके कंधे झुक गए हों और उनके घुटने टूट गए हों, तब लड़के का, एक सामान्य लड़की का जो 15-17 साल की है, 20 साल की है, उसका इस तरीके से खड़ा होना, ये देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव। एक चीज ने जरूर इसमें किया, जो मैंने कहा लोकतंत्र संवर्धित होता है ऐसे आंदोलनों से, तो वी द पीपल वाली बात थी। हालत ये हो गई हु द पीपल, जी है ना, वी द पीपल से हु द पीपल तक आ गए थे। तो हु द पीपल की तरफ से ये जवाब आया है कि वी द पीपल। जी। ये जो एग्जर्शन होता है आवाम का, मैंने कहा ना, बिना किसी झगड़ा लाखों आदमी था, हमें नहीं पता लाख आदमी कहां से आ गया, आया अपने आप है। नेताओं की, बड़ी बड़ी नेताओं के, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे नेताओं की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, ढो ढो के लाए जाते हैं, सब दिखते हैं, जी कार्यकर्ता है, उन पे संगठन है, ये है, इस तरीके से आते हैं वो। वहां इस तादाद में लोगों का आना और सरकार का इस तरीके से परेशान हो जाना कि भाई मेट्रो रुकवा दी, आपने वहां बसेस सर्विसेज वो कर दी, आपने सारी चीजें, चलो इंटरनेट और सुरक्षा की दृष्टि से कर दिया, मैं उसको उसमें नहीं हूँ, हमें गैर जिम्मेदार भी नहीं होना चाहिए, एक पक्ष भी नहीं होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन बिना किसी संगठन, बिना उसके, यहाँ तो लोगों को बसें मुहैया करा के वहां और पता नहीं क्या 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 करके लोगों को लाया जाता है, वहां लोग खुद आ गए। तो इस प्रक्रिया ने निश्चित तौर पे इस देश में लोकतंत्र को संवर्धित किया है, सशक्त किया है। जी। जैसे पहले भी हमने बात की कि लोकतंत्र का जो कि मूल भावना है वो बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए परिपूर्ण होती है। गांधी जी ने जब आंदोलन किया, जो अंग्रेज थे हमारे साथ जुल्म करते थे, बर्बरता करते थे, लेकिन उन्होंने भी संवाद किया गांधी जी से। आज भी आंदोलन है, इसमें जो मुख्य भूमिका में लोग हैं वो भी संवाद की ही बात कर रहे हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रखना चाहते हैं। भाई आपने कहा कि भाई एक संगठित तौर पे, जैसा अब उनसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना, वो तो बच्चे कल आए हैं, कोई कहाँ से आया, कोई बोस्टन में पढ़ रहा था, कोई यहाँ पढ़ रहा था, कोई तमिलनाडु, वो कोई बना हुआ लंबा कार्डर बेस्ड कोई ग्रुप नहीं है जी। वो तो उनमें परस्पर एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लेकिन ऐसा बहुतों आंदोलनों में हमने देखा है, जिन लोगों से हम आंदोलनों के उन मेलों में मिले और बाद में वो आजीवन हमारे मित्र साथी बने, कॉमरेड बने, पक्के मजबूत, और हम मिले उन वहीं थे, लेकिन उनमें इतनी जल्दी एक, क्योंकि यूनिटी ऑफ पर्पस होती है, उनका ध्येय लक्ष्य एक होता है, समानता होती है, उनकी समस्याएं समान होती हैं, उनके दर्द समान होते हैं, तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे से उनके गठबंधन बन जाते हैं, वहीं के वहीं बन जाते हैं, स्वस्फूर्त बनते हैं जी। और पर फिर भी कहने का आशय यह है कि वो पहले से तो तैयार नहीं है, वो बैचमेट्स नहीं है, वो किसी एक खास विद्यालय के, कॉलेज के लोग नहीं है, किसी राज्य भाषा से पहले से चले हुए लोग नहीं, ये तो एकाएक हुआ है।
इसलिए इसको हमें ये समझना चाहिए कि उन लोगों में दर्द समान है, आक्रोश समान है, और सरकार को भी ये समझना चाहिए उस तादाद और तेवर को देख के, दोनों बातें हैं। जी। वो डर नहीं रहा है और डरना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सरकार का काम भय मुक्त करना होता है भययुक्त या करना भय युक्त करना होता है। जी। तो वो भय मुक्त अपने परिस्थितियों में हुआ है, सरकार के वातावरण बनाए से नहीं हुआ है। जी। वो तो सरकार के बनाए वातावरण के बावजूद हुआ है। ये मैं इसे लोकतंत्र के फिर कहूंगा कि संवर्धन और मजबूती की प्रक्रिया में जी, देखता जी। हूँ। हमारे अभी कितने दिन हुए हैं हमें लोकतांत्रिक वो बने हुए? बहुत ज्यादा साल नहीं हुए। जी। हम ठीक है, अमृत महोत्सव मना लें, कुछ मना लें, लेकिन एक देश की आयु में 75 साल 76 साल बहुत बड़ी आयु बहुत नहीं है। बड़ी, हाँ जी। और डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की मैच्योरेशन की जो प्रक्रिया है, उस परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है, उसमें 75-76 साल बहुत बड़े नहीं है। उसमें बहुत सारे चक्र आएंगे, दुष्चक्र आएंगे। हमारे बहुत तरीके के प्रयोगशालाओं में हम बैठेंगे, बहुत सारे प्रयोग ये जनता करेगी। कभी गठबंधन सरकारें बनाएंगी, कभी एक दल की सरकारें बनाएंगी, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाए, प्रचंड बहुमत की सरकारें बनाएंगी, उससे भी आजी जाएंगी, इसे भी खारिज करेंगी। ये सब डेमोक्रेसी के मैच्योरेशन की, उसके परिपक्व होने की प्रक्रिया है। जी। ये भी एक प्रक्रिया है, लेकिन ये लोकतंत्र के सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, जो मैंने कहा कि भय युक्त सरकार बना रही है और भय मुक्त आवाम बना रहा है। तो इसमें एक और पक्ष था, एक और इसमें मैंने एक गौर फरमाया तो एक और चीज मुझे दिखाई दी कि एक इंटेलेक्चुअल जो है, बौद्धिक जो था, हम लोगों ने कुछ अलग मुख्तलिफ वजह से, हम लोगों ने जो बौद्धिक लोग हैं, और मैं कहता भी हूँ कि भाई जय जवान जय किसान, जिस देश में जवान का, किसान का, बुद्धिजीवी का अपमान होता है, वो देश टूट जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। तो बुद्धिजीवी जो वर्ग था, उसको मजाक मखौल उड़ाने की भी एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, वो अपने घर बैठ गया। जब उस तरीके को उत्पाती उदंडी लोग सड़कों पे उदंड करते हैं, वो बेचारा अपना घर बैठ गया। जी। वो व्यक्ति भी बाहर आ रहा है, जी। वो व्यक्ति भी बाहर आ रहा है। तो इसे कहते हैं रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी। हम वापस लोकतंत्र को ला रहे हैं। ये प्रक्रिया चाहे उस वक्त हुई हो, मैंने जैसा कहा, नहीं समझ में आता है, उसके परिणाम दुष्परिणाम कुछ निकले। मैं जी। परिणामों की तरफ आपको नहीं ले जा रहा हूँ। जी। जी। अन्ना आंदोलन को भी बहुत लोग मानते हैं कि उसकी वजह से लोगों में सिनिसिज्म आ गया, जी। एक शक, अंदेशा आ गया कि ये भी यही करेंगे। तो लेकिन एक देश की या लोकतंत्र की प्रक्रिया में, लंबी प्रक्रिया में, इस तरीके के खट्टे मीठे अनुभव आने हैं। जी। जी। हम लोग थे, कई चीजें हमें मालूम थी। हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आप अन्ना आंदोलन में फिर आप क्यों जुड़े, जब आपकी असहमति थी इन बातों से। जैसे 2G स्पेक्ट्रम का मुझे पता था, मैंने कहा भाई पता है, इसमें कुछ निकलेगा नहीं। जी। आप आरोप लगा रहे हैं तो जो मुंह में आए बक दीजिएगा। और लोगों ने कहा जब आपको पता था तो आप क्यों थे? मैं, भाई हम तो आरोप नहीं लगा रहे थे, हम तो जांच तक तो थे जी। ना, हम फ्री किसी को क्लीन चिट दे रहे थे। भैया मुझे पता ही नहीं, ना तो मैं क्लीन चिट दे सकता हूँ, ना मैं आरोप लगा सकता हूँ। लेकिन अनियमितता है या जनता में असंतोष है, ये तो तथ्य है। जी। तो उसकी तो जांच होनी चाहिए और संवाद होना चाहिए उसके लिए। तो हर सरकार इसकी दोषी है, संवाद ना करने की, और जब आ जाती है तो आत्ममुग्ध हो जाती है, चश्मा लगा लेती है। इन्होंने भी लगा लिया। जी। अब जैसे सोशल मीडिया का एक दौर है, जी। तो सोशल मीडिया के आने से भी आंदोलन के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है, लेकिन आपको कहीं लगता है कि जो डिजिटल आंदोलन है, ये जमीनी आंदोलनों का कभी स्वरूप ले सकते हैं? नहीं, जमीनी आंदोलनों का तो नहीं ले पाएगा। जैसे फौज में हमारे यहाँ एक चीज होती है, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होती है पैदल सेना। तो इसका मजाक में या सीरियस में एक उदाहरण दूं, थोड़ा सा वैसा है पर देने लायक है। तोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा बिन लादेन बैठ गए अफगानिस्तान में। अब यूएस आए बॉम्बिंग करे जाए, वो पहाड़ियों में घुस के बैठा रहे। अब बम बम मार के चले जाओ, वो मजाक चलता था कि ओसामा बिन लादेन फिर खच्चर पे निकल आते थे, वो गए फिर चले जाते थे। तो जब तक आप इन्फेंट्री नहीं उतारते हैं, पैदल सेना नहीं उतारते, तब तक आप ग्राउंड कैप्चरिंग नहीं कर सकते हैं। तो प्रभावित निश्चित तौर पे डिजिटल वो करेगा, प्रभावित निश्चित तौर पे करेगा, और कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। लेकिन वो उसका जमीनी आंदोलनों का वो पकड़ लेगा जगह, मुझे नहीं लगता है। हाँ, वैकल्पिक मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग जब इस देश का, इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ा विलन मीडिया होगा।
क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारी ही उसको पर्दाफाश करने की थी, जी, और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पर्दाफाश की नहीं थी, खुफियागिरी या गोपीचंद जासूस बनने की नहीं थी। आपकी ये भी थी कि सरकार और आम आदमी के बीच में आप पुल का काम करें, सूचना के आदान प्रदान का काम करें। आप जनता के आक्रोश को, जनता के असंतोष को स्वर दें उन मंचों पर। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि खुफिया विभाग को ये नहीं पता चला कि लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो रहा है कि सरकारी तंत्र को नहीं पता चला इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इतना आक्रोश है? ऐसा कैसे है कि मीडिया को नहीं पता चला कि साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया को, कि ऐसा हो जाएगा, जी, इस तादाद में हो जाएगा? कैसे नहीं पता चला? हम आप तो देखिए सीमित सूचनाओं वाले लोग मान रहे हैं, हम अब आम आदमी हैं, हम जी, लोग सीमित सूचना। लेकिन जो आईबी में बैठे हैं, जो लोग मीडिया के बड़े हाउसेस चलाते हैं, उनका तो काम ही ये था। तो आप ऐसे भी तो देखिए कि उनका प्रोफेशनल फेलियर है। जी। हाँ, उन्हें तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था कि इसे उसी समय काबू में जी, करते। उस रूप में हम देखते हैं तो सोशल मीडिया लगातार उसमें सक्रिय रहा और बहुत बड़ा सूचनाएँ रोल देता है। रहा और मुख्य भूमिका में सोशल मीडिया है। हाँ, और वही कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हाल के जितने आंदोलन हुए हैं, उसमें बहुत लानत मनामत मिली है। और जो लोग यूट्यूबर्स, जी, और बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं इसलिए यूट्यूबर्स के, और वो लोग जुड़े और देखिए उन्हें जनता ने हाथों हाथ लिया। आज वो जी, बड़ी पहचान के साथ हैं। जी, मतलब एक सामान्य सा एक लैपटॉप और कैमरा लेके वो आदमी वो एक चैनल को टक्कर दे रहा है। जी, तो ये एक जैसे कहते हैं ना, वर्चस्व हो गया, मोनोपोली हो गई। तो ये मोनोपोली तोड़ने का भी तो दौर है। जी, इतने बड़े चैनल को एक आदमी एक लैपटॉप से और एक कैमरा से, माइक से उसने टक्कर दे दी। जी, या बिल्कुल। कोई बहुत बड़े चैनल का मालिक पैदल होकर के, हाथ में माइक लेकर के हाँ, पत्रकारिता शुरू करते हैं। पत्रकारिता शुरू कर दे रहा है, और वो जी, कामयाब है। जी, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है लाखों लोगों द्वारा। ये एक बड़ा उदाहरण है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। सो जिन लोगों में निराशा आई इस बात को लेकर के, मेरा कहना है हमारे पास आशा के बथेरे कारण भी हैं। जी, और ये बहुत बड़ा वो था कि जिस जैन जी को गैर जिम्मेदार पिज्जा और बर्गर जनरेशन बताया जा रहा था, और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इस देश के लिए बहुत ही ये एक मैं रोशनी की किरण मानता हूँ कि एक बड़ा आंदोलन हुआ, लाख आदमी उस पे आए, और अभी भी बैठे हैं बच्चे, वो जी, आज भी बैठे हुए हैं हजारों की तादाद में। वो लोग शिक्षा पर आए हैं। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, हम मेरठ में बैठे हैं, 1857 की भूमि है, आज़ादी अपने आप में मुकद्दस चीज़ है, लेकिन कार्माइल स्मिथ के खिलाफ ऑपोजिशन क्या है कि गाय और सूअर की चर्बी। हालांकि एक बृहद आंदोलन वहां भी था जो प्लान हो रहा था, पर उन सिपाही आंदोलन में जो झगड़ा था वो तो गाय सूअर की चर्बी था। आज़ादी क्यों नहीं था? जी, समानता क्यों नहीं था? गैर बराबरी के खिलाफ क्यों नहीं था? तो ये जो, और इसमें एक और बड़ी बात होती है शिक्षा की। शिक्षा जाति धर्म तमाम चीजों से ऊपर होती है, क्षेत्र प्रांत भाषा सबसे ऊपर होती है। तो ये एक यूनिफाइंग चीज है, ये डिवाइसिव नहीं है, ये जी, विभाजनकारी नहीं है, जी, जी। ये तो एकीकृत कर रही है। ये इसके कई पॉजिटिव पार्ट हैं। आप पूर्व में सेना में भी रहे, सामाजिक आंदोलनों में भी आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। तो जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, हम अनुशासन की बात करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं और शांतिपूर्ण विरोध की बात करते हैं, तो ये भी चारों चीजें एक साथ संतुलन के साथ स्थापित की जाए, तो ये कैसे संभव है? नहीं, ये बिल्कुल संभव है। बहुत बार तो देखिए दो दो शब्द हैं, एक है देशद्रोह, एक है राजद्रोह। देशद्रोह तो देशद्रोह है, जी, उस पर तो बहस नहीं है। भाई सेडिशन अलग चीज है, सेडिशन राजद्रोह है। तो जो राजद्रोह है, कई बार अपनी सरकारों से भी अपने देश को बचाना पड़ता है, अपनी सरकारों से भी, चुनी हुई सरकारों से भी, तानाशाही की सरकारों से भी आपको बचाना पड़ता है। बहुत बार बहुत अच्छे लोग जब सत्ता में भी आते हैं, तो सत्ता की तासीर ऐसी होती है कि वो चश्मा आंख पे ऐसा लगा देती है कि वो सच देखना भूल जाते हैं। तो उनका चश्मा उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? गद्दी उतारने से अलावा भाई, एक तो ये है कि 5 साल बाद गद्दी से उतार दीजिए, रोटी उलट पुलट के सेकिए, वो भी ठीक है, वो जी, न जल जाएगी एक तरफा सेकेंगे। तो ये आवश्यक एक मानवीय जो, मतलब वो है, भावनाएं हैं, मानवीय प्रवृत्ति है, उसके अनुकूल काम क्रोध लोभ मोह भय है। मुझे मिल गया है तो मेरे अंदर भय आएगा, मैं गद्दी न छिन जाए, मेरी लालच बना रहेगा कि मैं जमा रहा हूं उस पर, ये इनके इन प्रकार
साम दाम दंड भेद सब करूंगा मैं। तो उस स्थिति में मेरे को हो गया ना, अब मेरे एक चरित्र दोष आ गया ना मेरे में। अब अगर मेरे में चरित्र दोष से भी आगे बुद्धि दोष आ गया कि मैं सही को गलत और गलत को सही बता रहा हूं, कम से कम मुझे पता तो है सही क्या गलत क्या है। अब जब मेरा ये भी दोष खत्म, मुझसे भी आगे बड़े दोष में चला गया, बुद्धि दोष से, मैं चोर हूं, मुझे पता है मैं चोर हूं, लेकिन चोरी करता हूं, ये मेरा चरित्र दोष है। मैं चोर हूं और मैं चोरी को सही भी ठहराता हूं। तो देखिए, नैतिकता एक अलग चीज, मैं किसी इस्तीफे की बात नहीं कर रहा, आप इस्तीफा दे दीजिए, वो तो व्यक्ति की निजी वो है। हो सकता है व्यक्ति का विचार ये हो कि गलती हो गई, अब मैं और अच्छे से काम करूंगा और इससे सुधारूंगा, तो उसकी नैतिकता के मापदंड पे इस्तीफा नहीं आता। चलिए, मैं आपकी बात बड़ी कर दे रहा हूं, लेकिन बार बार आप कहीं हो रहे हैं तो इनएफिशिएंट तो आप हैं, दक्षता का अभाव तो आप में है। उस स्थिति में जब दक्षता का अभाव आप में है और आप अपनी त्रुटि को मानने को तैयार नहीं है, ये दिख नहीं रहा है कि आप अपनी बात, अगर कोई न्याय है तो वो दिखना भी तो चाहिए, सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो दिख भी नहीं रहा है और न्याय हो भी नहीं रहा है, तो उस चश्मे को कौन उतारेगा प्रजातंत्र में? जनता उतारेगी जी। तो अगर जनता सरकार को गद्दी से उतार सकती है तो उस पर राजद्रोह नहीं है या देशद्रोह नहीं है। अगर वो चश्मा उतार रही है तो उस पर राजद्रोह देशद्रोह कैसे हो जाएगा? ये तो जनता का कर्तव्य है कि वो चश्मा उतारे जी। तब भी उतारे, एक ही बार उतारेगी क्या 5 साल में? नहीं, उसका हक है कि वो उस 5 साल के दौरान भी उतारे चश्मा। तो ये चश्मा उतारने की प्रक्रिया है, इसमें कहाँ मतलब। हाँ, वो बच्चे क्या कोई हिंसा में लिप्त थे? इतनी बड़ी तादाद में था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं, नेताओं की रैलियां होती हैं, क्या नहीं होती हैं? तो क्या उन पार्टियों को भंग कर दिया जाता है या उन पार्टियों पे बैन लगा दिया जाता है? नहीं। क्या इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा में माइक चले हों, सिर ना फूटे हों? वो तो माननीय विधायक सांसद थे जी, मारपीट ना हुई हो? क्या ऐसा नहीं हुआ है कि पार्टियों ने ऐसे आह्वान किए हों और गाड़ियां फूकी हों? उसके लगते हैं बंद के, भारत बंद और फलाना बंद के। क्या अवरोध पार्टियों ने नहीं किए हैं संसद में? तो ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, आप करें तो ठीक, और जनता आपका चश्मा उतारने को करने लगे तो गुनाह हो गया। कि जनता की कर्तव्य और जनता का अधिकार सिर्फ 5 साल में एक बार जी, जनता का अधिकार और कर्तव्य 5 साल में बार बार, जब जरूरत पड़े तब जी। तो इसलिए चारों का संतुलन हो सकता है। यही इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये बनता, हालांकि विषय से अलग बात हो जाएगी, लेकिन जुड़ा हुआ कि छात्र राजनीति विश्वविद्यालयों में होती थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां से एक परिपक्वता आती थी, समझ आती थी। इन्होंने इसको बंद किया, वो इस नाम पे कि गुंडागर्दी होती है, अलग अलग तरह की आरोप लगाए गए। लेकिन जब हम जाते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, हम जाएंगे उस विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जो महामंत्री हैं, उनकी लिस्ट देखते हैं, फिर उनका रिकॉर्ड देखते हैं कि आज वो कोई अध्यापक हैं, कोई व्यवसाय हैं, कोई अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 1% उसमें से छात्र जो है किसी गैर या देश विरोधी या इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने बैन किया छात्र राजनीति को। तो इसके दुष्परिणाम क्या दिखाई देंगे राजनीति में? बिल्कुल दिखाई देंगे। किसी भी समाज को, देश को, सरकार को क्या बिना नेतृत्व चला सकते हैं? संभव नहीं। तो नेतृत्व तो चाहिए ही चाहिए जी। अब नेतृत्व को परिष्कृत करने, परिमार्जित करने, उसे शिक्षित दीक्षित करने की कोई तो प्रक्रिया आप इजाद करेंगे। ये किसकी स्थापित प्रक्रिया थी कि पढ़े लिखी लीडरशिप आवे, पढ़े लिखी लीडरशिप को नेतागिरी का भी प्रशिक्षण मिल जावे, जो पढ़े लिखे आवे, उसका एक जन सरोकार के प्रति उसकी चेतना विकसित हो। वो कहाँ से होती है? पढ़ा लिखा आदमी कहाँ मिलेगा? जिसकी पढ़ाई लिखाई हो रही होगी कहाँ मिलेगा? विश्वविद्यालयों में मिलेगा, कॉलेजेस में मिलेगा। अब कॉलेजेस के उस वर्ग को सिर्फ वो किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे, वो व्यवहारिक कुछ चीजें सीखे और उसमें उस तरीके की, मैं कहूंगा कि संवेदनशीलता विकसित हो। तो उसको किसी लेबोरेटरी में तो ऑपरेशन का आप मौका देंगे, किसी सर्जन को कहीं तो आप ओटी करवाएंगे, कभी तो वो पहली सर्जरी करेगा जी। या आप कहेंगे कि ना 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 ना, चूंकि नया है तो सर्जरी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बिना सर्जरी कराए आप उसे हार्ट ऑपरेट कराएंगे?
नहीं कराएंगे आप। तो ये जो नेताओं के नेतागिरी के या छात्र संगठनों के मार्फत कॉलेजेस में होता था, ये वही प्रक्रिया थी और इसको अवरुद्ध करने से हम जो एक नेचुरल लीडरशिप निकलती पढ़े लिखे वर्ग की, उसे हमने बाधित किया है। हमें उसे, हाँ ये तो हम कर सकते हैं कि अगर इस नेतागिरी की वजह से जो एकेडमिक माहौल है, अकादमी माहौल जो विश्वविद्यालयों का है, कॉलेजेस का है, वो किसी वजह से दूषित हो रहा हो, उस अवस्था में हम इस तरीके के कंडीशंस तो डाल सकते हैं, प्रावधान तो डाल सकते हैं जी। लेकिन पूर्णतया इस नेचुरल जो ये प्रक्रिया है लीडरशिप बनाने की, तैयार करने की, उसे हमें बाधित, प्रतिबंधित, उसकी नसबंदी नहीं करनी चाहिए। ये देश हित में नहीं है ये नसबंदी। जी। अब चूंकि पूरा मूवमेंट एक तरह से केंद्रित है शिक्षा महंगी होना, अवसर न प्राप्त होना, रोजगार की समस्या, लेकिन ये सब चारों ओर दिखाई देती है समस्या। लगातार शिक्षा का निजीकरण है, रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो ये आंदोलन आगे अगर चलता है तो कितना लंबा चल सकता है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? कि जो विस्फोट होते हैं, रोज रोज तो विस्फोट नहीं होने हैं, लेकिन उससे आक्रोश का थर्मामीटर आपको जरूर मिल गया है। अब या तो सरकार, जैसे बफर एक चीज होती थी कि वे प्रेशर कुकर है तो कहीं तो कोई निकालते थे, वरना तो प्रेशर कुकर फट जाता था। वो सीटी बजती है, तो ये सीटी बज रही है। अब आपको अगर प्रेशर कुकर फाड़ना है तो आप उसके सीटी वाले प्रावधान को बंद कर दीजिए, गैस बनेगी, वो फट जाएगा। जी। अपने जोखिम पे मुसाफिर सफर करे फिर। तो ये जो एक विजन की बात होती है, ब्लूप्रिंट देख लेना, उसका पाथ जो है, रास्ते को देख पाना, समझना, ये एक परिपक्व नेतृत्व का काम होता है। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, इतना बड़ा दिल्ली में वो हो गया, इतना आक्रोश था और आपको पता नहीं चला। ये आपको, इसका मतलब या तो सूचनाएं समय से नहीं है, सही सूचनाएं नहीं है, तो आपका तंत्र तो कहीं ना कहीं से अनियंत्रित है, या सही नियंत्रित नहीं है, या गलत नियंत्रित है। कुछ ऐसी त्रुटि तो आपके जो संवाद में है। आप संवाद स्थापित करते हैं, आप संवाद स्थापित करें। आप अगर उनका त्रुटि निवारण कर देते हैं जिसकी वजह से आक्रोश बढ़ रहा है, पनप रहा है, तो ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। लेकिन आपने, ऐसा दुष्चक्र बन गया है इस देश में शिक्षा को लेके। शिक्षा महंगी होगी, उसका मतलब है कि बहुसंख्यक जनता शिक्षा से वंचित होगी। महंगी शिक्षा, बहुसंख्यक वंचित। आपको प्राइमरी तो विशेष तौर पे अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और मुफ्त होनी चाहिए और उच्च कोटि की होनी चाहिए, गुणवत्ता उसकी श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्योंकि प्राइमरी में ही वो व्यक्ति है जिसका मूल जो बनना है, मूल स्वरूप जो बनना है, खांचा जो बनना है, वो उसका बन चुका होगा। एक समान भी होनी चाहिए शिक्षा। एक समान भी होनी चाहिए जी। वो भाई लोहिया जी वगैरह उनके थे ना कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या हो चपरासी की संतान, है ना, शिक्षा हो एक समान। जी। तो एक समान होनी चाहिए। तो ये नारे नहीं थे, ये रणनीति थी। और देखिए, फिर मेरा उच्च शिक्षा के विषय में जो सारी जो आसक्ति आई है और नोट बनाने की मशीन बनी, वो बनी शुरुआत में उच्च शिक्षा से, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट ये हुआ, डेंटल वेंटल सब कॉलेजेस जी। यहाँ से बना। फिर प्राइमरी एक फैशनेबल बनाया गया, एजुकेशन को फैशनेबल बनाया गया। ये आपको हो सकता है टर्म अजीब लगे जी। वो बच्चा उन्हें फलाने स्कूल में चाहिए, उसकी शिक्षा अच्छी हो या ना हो, अफोर्डेबिलिटी हो या ना हो, वो ये नहीं देख रहे हैं कि शिक्षा अच्छी है या नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि ब्रांडिंग के हिसाब से चलने लगे, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडिंग ये, ब्रांडेड खाना। तो ये बाजारीकरण जो हुआ है, शिक्षा का बाजारीकरण हुआ। हमने उसका गुण दोष नहीं देखा, हमने उसकी ब्रांडिंग देखी। तो इन्वेस्टमेंट जो शुरू हुआ वो ब्रांडिंग में हुआ और बाजारीकरण हो गया, शिक्षा का निजीकरण हो गया। आप शिक्षा, ये फेल्योर राज्य का तो निश्चित है। आज भी अगर आप लैंड एरिया देखेंगे, बिल्डिंग्स देखेंगे, तो सरकारी स्कूलों के पास प्राइम लैंड्स हैं जी। सबसे बड़े हैं उनके पास। लोग जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह चला रहे हैं वो बड़े छोटे छोटे टाइप के चला रहे हैं जी। और ये हर बात में है। बीएसएनएल का मतलब चंद्रयान भेजने का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल के पास है,
बाकी हालत ये हो गई भाई साहब नहीं लगेगा जी BSNL। और वो छोटे छोटे जो खोमचो टाइप में चलने वाले प्राइवेट वो थे, वो ज्यादा एफिशिएंट सर्विस देने लगे। तो इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकारी तंत्र के पास बड़ा था, जी लेकिन व्यवहारिक तौर पे प्रभावी ज्यादा छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्राइवेट प्लेयर्स हो गए। ये हमें समझाया गया कि नहीं नहीं ये कामचोर हैं सरकारी जो हैं, इस वजह से इनकी गुणवत्ता कम है, और ये बहुत बड़े तीस मार खा हैं जो प्राइवेट प्लेयर। तो हमें निजी क्षेत्र को बहुत ऊंचा दिखा करके और जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसकी बिकवाली का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब इससे भी एक खतरनाक बात आती है, कल लड़ाई हो जाए, हमें अगर चाहिए अच्छा टेलीकम्युनिकेशन, क्या प्राइवेट प्लेयर्स पे हम जो है विश्वास कर सकते हैं? और क्या दुर्गम इलाकों में वो करना चाहेंगे नौकरी अगर आवश्यकता पड़ी तो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे हेल्थ हो, जो भी सेक्टर्स हैं। एजुकेशन ऐसा सेक्टर था जो कि एक तरीके की सेवा मानी जाती थी। अब अगर सेवा मानी जाती थी एजुकेशन, अब सेवा के बजाय धंधा हो गया। अब तो सेवा के बजाय धंधा हो गया, बिल्कुल और वो भी निजी हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। उसमें गुणवत्ता भी नहीं रही, सिर्फ ब्रांडिंग रही। ब्रांडिंग, निजीकरण, बाजारीकरण, ये इसका एक दुष्चक्र रचा गया शब्द कह रहा हूं। जी और आदमी को आपने नागरिक के बजाय एक कंज्यूमर के रूप में देखा, उपभोक्ता के रूप में देखा। तो एक उपभोक्ता संस्कृति सिर्फ आपने सामानों के लिए नहीं विकसित डेवलप की, हर चीज के लिए करी। डॉक्टर बनना फैशनेबल हो गया। जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, जब हम लोग इसी उत्तर प्रदेश में डॉक्टरी पढ़ रहे थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 7 मेडिकल कॉलेज थे। 2 मेडिकल कॉलेज जो केंद्र सरकार के, उनको छोड़ के पूरे उत्तराखंड में, और यहाँ से मेरठ से आगरा तक, आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज था, यहाँ ले लगा 7 मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े भूभाग में सिर्फ एक। आज मेरठ शहर में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बगल के गाजियाबाद में कई मेडिकल कॉलेज है जी। तो वो मेडिकल कॉलेजेस 7 क्यों थे? क्या किसी ने सोचने की कोशिश की? जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये बड़ा अच्छा रोमांटिक लगता है कि नहीं नहीं ये डॉक्टरों की कमी है और पेशेंट के अनुपात डॉक्टर का बहुत कम है, अतः खूब सारे डॉक्टर बनाने हैं, हमें हर किसी को अच्छा इलाज देना, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। खेलने की जो प्रवृत्ति है, शिक्षा का बाजारीकरण वहीं से शुरू हुआ बड़े पैमाने पर। हाँ। प्राइमरी से शुरू किया और हाँ। मेडिकल पे विशेष रूप से ज्यादा जोर दिया गया कि वहां ज्यादा पैसा था। हाँ, ज्यादा था। सही शब्द है पैसा। 1-1 करोड़ की सीट बिक गई। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बढ़ाइए, लेकिन उनमें फिर वो फैसिलिटी और वो भी तो दीजिए। ऐसे ही फैशनेबल इनमें बन गया लोगों में कि सब अपने उन बच्चों को कि भाई अस्पताल तो बना लिया, अनाप शनाप कहीं से पैसा है, अब हर हाल में बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे की रुचि नहीं है। अब ये जो तादाद बढ़ती जा रही है डॉक्टरों की, 1 करोड़ वालों की, ये समाज सेवा नहीं करने वाले। जैसा मैंने कहा 300 रुपए की फीस देके हम शुक्रगुजार हैं इस देश के कि हमें सारी फैसिलिटी मिलती थी। 1 करोड़ वाला सेवा करेगा या अब, और मैं उसी में कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है वो भी सामान्य परिवार से आया हो, और सामान्य परिवार आने से उसके बाप ने घर गिरवी रखा हो, जमीन मकान दुकान गिरवी रखी हो, कर्जा लिया हो, वो अपने वो तो प्रक्रिया स्वाभाविक है। स्वाभाविक। तो ये भी एक कारण है असंतोष का कि जो इस आंदोलन में दिखाई देता है। हाँ, निजीकरण, बाजारीकरण, पैसे का, ये भ्रष्टाचार से जोड़ता है उसको कि एक संस्थागत भ्रष्टाचार, ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं रहा कि पहले कहीं किसी को देने में आदमी पैसा वैसा ले लेता था। अब जो है हो ये रहा है कि हमने पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज ही बेच दिया। तुम चाहे जिसको एडमिशन दे दो, जिसको नौकरी पे रख दो, जिसको चाहे कुछ करा दो, ठेका व्यवस्था चला दो। पहले भ्रष्टाचार ये था कि नेताजी ने या अफसर ने अपने चचा भतीजे, भाई भतीजे, पड़ोसी अड़ोसी को उठा करके कोई ठेका दे दिया। इस पे बहस होती थी कि साहब उन्होंने जो है वो दे दिया। अब ये नहीं रही। अब क्या है कि पूरा पूरा हमने तो एयरपोर्ट ही आपको दे दिया। अब अगर कोई कहे कि साहब इसने अपने भतीजे को, साले को, साड़ू को रख दिया, भाई उसका प्राइवेट है, वो चाहे जिसे रखे। जी जी। तो ये हो गया एक व्यवस्थागत, एक सोची समझी रणनीति के तहत सब चीजें बर्बाद करने की ओर हम हैं। निजीकरण के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है ना फिर। जी। जैसा हमने कहा कि आंदोलन, भारत का एक इतिहास है आंदोलनों का अपना एक,
और लोहिया जी कहा भी करते थे कि आंदोलन लोकतंत्र में झाड़ू का काम करते हैं। एक गंदगी आएगी, झाड़ू लगाएंगे, फिर साफ हो जाएगी। लेकिन उस स्तर पर जब पूर्व के आंदोलनों की हम बात करते हैं तो सरकार संवाद करती थी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, लेकिन यहाँ कहीं गैप दिखाई देता है, आपको लगता है? हाँ, ये तो हमने पूर्व में भी इस बात को मैंने माना। उन्होंने ये भी कहा था कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी जी। तो निश्चित तौर पे जनता आएगी क्यों? मैं तो कह रहा हूँ यदि आप उनकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे संवाद द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, जनता आएगी ही क्यों? और ये भी एक प्रवृत्ति है हर सरकार में है, दोषारोपण करने की, अमुक अमुक संगठन या विदेशी ताकतें या ढिमकाना या फलाना जी। सब इसके पीछे हैं। अब यहाँ हालांकि हम बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने उस दौर को पढ़ने की कोशिश की है। देखिए, इंदिरा जी के इमरजेंसी के उसको मैं सही नहीं ठहरा रहा हूँ, उन्होंने खुद भी सही नहीं ठहराया, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी इंदिरा जी ने। लेकिन 71 में उन्होंने विश्व शक्ति को चैलेंज किया था। निक्सन साहब से उनकी सीधी हुई थी गोरी चमड़ी वाली बयान में। 7वां बेड़ा चल दिया था, बांग्लादेश जैसा एक देश बना दिया था। उसके बाद उन्होंने पोखरण का ब्लास्ट कर दिया था, एटम बम। तो इंदिरा जी के पास और विदेशी ताकतों के पास पर्याप्त कारण थे ये मानने के कि हिंदुस्तान में उपद्रव किया जाए, जी, किया जा सकता है। इंदिरा जी के पास मानने के पर्याप्त कारण थे। माननीय जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही गांधीनिष्ठ उस प्रकार के नेता थे, बहुत ही सम्मानित नेता थे। पर यह भी एक तथ्य है, क्या जेपी जी ने यह आह्वान नहीं किया सैन्य सेवाओं को और पुलिस को कि वो कानून मानने, वो आदेश मानने से इनकार कर दें? फौज की भाषा में उसे म्यूटिनी कहते हैं। क्या इस तरीके के कांड नहीं हो रहे थे कि कोई केंद्रीय मंत्री को बम लगाया गया या कहीं ट्रेन उसमें डायनामाइट लगा करके पटरियां उखाड़ी गई? हो रही थी। तो इंदिरा जी के पास उस हालात में तो पर्याप्त कारण था ऐसा मानने का कि विदेशी ताकतें या कुछ ऐसी ताकतें हिंदुस्तान की लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की, पलटने का प्रयास कर रही हैं। उसके बावजूद वो इस बात की माफी मांगती हैं कि इमरजेंसी लगी। ये लोकतंत्र की जड़ों को पोषित करने वाली बात है। वो इस बात पे शर्मिंदा है, खेद व्यक्त कर रही हैं कि उन्होंने इन परिस्थितियों में, महत्वपूर्ण इन परिस्थितियों में, यहाँ तो सामान्य चीजें हैं, कोई नीट का एग्जाम है, कोई सिपाही भर्ती के तक के वो तरीके के एग्जाम है जिनमें घोटाले हो रहे हैं। हाँ, ये देखा जा रहा है प्राय के जो सरकारें हैं वर्तमान में आंदोलनों को अपना राजनीतिक विरोधी मान रही हैं। हाँ, आप जनता को विरोधी मत मानिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नेहरू इस मामले में गजब है कि नेहरू अपनी ही सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिखते हैं, क्योंकि उनका लगता है उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि दूसरा कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा उनका विरोध करने की, तो अपनी ही सरकार के नीतिगत मामलों के खिलाफ वो अखबारों में आर्टिकल लिख देते हैं, लेख लिखते हैं। तो ये भी एक समृद्ध परंपरा इस देश में थी, और वो जाके संवाद करते हैं। ऐसे भी इस देश में कहानियां, किस्से हैं कि राजा भेष बदल के घूमा करता था जी, ये भी किस्से हैं जानने के लिए। और बूढ़ी भटियारन बता रही कि राजा तो मूर्ख है जी, वो वहीं बैठ के सुन रहा है बूढ़ी भटियारन से कि वही राजा मूर्ख है। तो आज कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, वहां तो जानने की बड़ी बात है। सुनना महत्वपूर्ण आपने कहा, आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, आपको सुनने का तंत्र विकसित करना चाहिए। सुनाइए भी, सुनाना अपने आप में नहीं कही तो भाई संवाद तो दोनों तरफा होगा, सुनाइए भी, लेकिन सुनने का तंत्र जरूर विकसित करिए, वरना तो वो ही है कि भाई कल जो इस तख्त पे नशी था उसे भी यही गुमान था, है ना, उसे भी अपना भगवान होने का गुमान था, उसे भी अपने को भगवान होने का गुमान था। जी। तो ये और ये प्रक्रिया भी मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानता हूँ कि ये गुमान जब हो जाता है तभी तो परिवर्तन होगा जी, वरना तो वही स्थायी स्वरूप धारण कर जाएगा गद्दी पे। आप में दोष आएंगे कुछ, और दोषों के निवारण के लिए जनता आपको उठा के कहीं और रखेगी और किसी और को वहां रखेगी। एक अंतिम सवाल इस संदर्भ में कि इससे पूर्व जो आंदोलन हुआ वो अन्ना के आंदोलन के रूप में लोगों ने देखा, और उस आंदोलन से एक सरकार बनी, पार्टी बनी, सत्ता में रही, लेकिन एक निराशा भी आई कि आंदोलन से जो
प्रक्रिया बनती है, जो लोग चमकते हैं फिर वो वैसा ही करते हैं। तो ये जो आंदोलन है, सोनम वांगचुक जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, एक ब्रिलियंट आदमी है, अनेक पेटेंट उनके नाम पर है और इनोवेशन दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया, लद्दाख और पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने किए हैं। तो आप कैसे देखते हैं उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में? जी, इस बात से मैं आपसे 100% सहमत हूँ। अंधा आंदोलन की वजह से एक आशंका भाव लोगों में है कि साहब लोग ये किसी खास उद्देश्य से करते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और एक छला जाने जैसा भाव, आपने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर दे रहा हूँ, जी, छला जाने जैसा भाव आम लोगों में, काफी लोगों में आया। विशेष तौर पे इसकी हानि हुई है सामाजिक संगठनों को। एनजीओज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सामाजिक संगठनों की बात कर रहा हूँ। सामाजिक संगठन, क्योंकि रचनात्मकता और सृजनात्मकता का गांधी ने बात की थी, तो बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति में नहीं गए आजादी के दौर से ही, और वो रचनात्मक सृजनात्मक दौर में गए और वो अपने अपने उस तरीके के बड़े नेता बने। विनोबा भावे जी गए थे, जेपी जी ने कोई नहीं पद लिया, और लोहिया जी हालांकि थे उसमें, पर फिर भी वो एक वैचारिक। तो इस प्रकार के जो लोग आते थे, उन लोगों ने कभी चुनावी राजनीति में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन समाज को प्रभावित किया। विशेष तौर पे उन लोगों के वो जो सेगमेंट है, स्लॉट है, उसके लिए बड़ा संकट आ गया, क्योंकि अब वो पहले भी उस प्रक्रिया को करते थे, उस धर्म का निर्वहन करते थे, लेकिन अब वो शक के दायरे में आ गए। जो नेतागिरी कर रहा है वो खुल के नेतागिरी कर रहा है। जी। पर इसमें एक और बात थी, उस समय भी मैंने कहा था, मुझे बड़ी गालियां मिली थी अन्ना जी के जमाने में, मैंने कहा था कि भाई हम एक नपुंसक एक्टिविज्म नहीं कर सकते हैं। यदि हम कह रहे हैं ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, तो हम समाधान क्या दे रहे हैं? गाली तो सब दे रहे हैं। अब उसमें ये था कि नहीं साहब ये तो गटर है, तो हम अन्ना जी से मैं निजी तौर पे सहमत नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा है, हम लोगों ने कहा भी हम सहयोग करेंगे। सहमति हमारी नखून बराबर नहीं थी, बहुत सारी बातों पे हमारी सहमत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद क्यों किया और क्यों करना चाहिए, या इसी से सवाल जुड़ेगा। सोनम वांगचुक जी, हो सकता है उनका एजेंडा हो, मैं क्यों कहूं कि नहीं है, हो सकता है ना हो, मैं क्यों कहूं उनका एजेंडा है, मुझे नहीं पता, मैंने उनके दिल में नहीं झांका, मैंने अन्ना जी के दिल में नहीं झांका, हमने केजरीवाल जी के दिल में नहीं, हम किसी के दिल में नहीं झांका ना। आप झांक सकते हैं किसके दिल में क्या पकड़ा है, पर जब जनता खड़ी होती है तो एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, और जो मैंने कहा लोकतंत्र की मैच्योरिटी की, उसकी परिपक्वता की या परिवर्तन की दिशा वो करती है, सुनिश्चित करती है। उसमें हर जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य है। भाई आप सामान्य कहें कि मैं क्यों जानूं, वो कहेगा साहब मैं क्यों पॉलिटिकल साइंस, या आप जिससे सवाल जवाब कर रहे हैं पाठशाला चला रहे हैं, मैं क्यों ऐसी पाठशाला अटेंड करूं? जागरूक नागरिक ही आजादी की जमानत है। तो जागरूक होना नागरिक का कर्तव्य है जी। ये कोई चॉइस नहीं है। यदि आप जागरूक नहीं होंगे तो आप भुगतेंगे, तो ये आपका कर्तव्य है। आप जागरूक नहीं थे इसलिए आप भुगत रहे हैं, इसका दोष खुद पे न दीजिए। आप जागरूक होइए और ये सुनिश्चित करिए कि दूसरा आपको मैनिपुलेट न कर पाए, ये आपका भी कर्तव्य है। जी। इसे हम अमूमन नहीं करते हैं, हम सारा दोष जो है उन पे मढ़ देते हैं। भाई जब बिल्ली दूध पी गई उस वक्त आप कहाँ थे, आपने दरवाजे पे कुंडी क्यों नहीं लगाई, आपने सुनिश्चित क्यों नहीं किया? तो ये वाला जो पक्ष है, जो एक हताशा या निराशा या आशंका लोगों में आई, स्वाभाविक है आएगी कि साहब हमारे साथ छल हो गया या वो ऐसे निकल गए। लेकिन ऐसे निकल गए से क्या आप फिर काम करना बंद कर देंगे? क्या प्रयोग लोकतंत्र के होने बंद हो जाएंगे? ये तो निरंतरता के साथ चलने वाली प्रक्रिया तभी है। मैच्योर होगा। बच्चा गिर गया तो क्या आप उसे चलना बंद करा देंगे आप? तो हमसे भी ये सवाल कई बार आया, हमारा जवाब यही था कि हम जानते थे कि इसकी ये सीमा है, हम जानते थे उस व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की ये प्राथमिकता है, लेकिन उसके बावजूद जब जनता खड़ी हो रही थी तो आपके पास दो तीन चॉइस होती हैं। या तो जनता के साथ खड़ा होइए और वो गलत राह पे आंदोलन या ऊर्जा ना चली जाए, इसके लिए उसके साथ और मजबूती से खड़ा होइए और उसे बचाने की कोशिश करिए, या आप अपने घर बैठ जाइए जी। या उसके विरोध में खड़े हो जाइए। तो विरोध में खड़ा जनता के होना मेरे हिसाब से लोकतांत्रिक किसी भी व्यक्ति की समझ यदि है तो वो गलत है, और घर बैठना मेरे हिसाब से कोई भी समाधान नहीं है। वो सड़ने देने की प्रक्रिया में योगदान तो हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता। समाधान एक ही हो सकता है कि तमाम खामियों को व्यवस्था की समझते हुए
एक निर्मोही और निर्लिप्त वाला जो मामला है, तो निर्लिप्त भले ना हो, आप निर्मोही हो जाइए, पर निर्लिप्त आप ना रहिए। जी निर्लिप्त आप ना रहिए जी और लोकतंत्र की बेहतरी में, उसकी परिपक्वता में योगदान दीजिए। ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपका नागरिक व बतौर कर्तव्य है। अंत में सर, इस पूरे जो घटनाक्रम पे हमने चर्चा की, जो वर्तमान में सोनम वांगचुक जी और कॉकरोच पार्टी जैसा उसका नाम दिया गया, युवा जुड़ रहे हैं, तो ये जो आंदोलनों की जो ये परंपरा है, और अब जो हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, जो यूथ आया है जिसके पास उस तरह का मानते थे कि विजन नहीं है जैन जी के पास, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि उसके पास अब विजन भी आया है, वो एक दिशा की ओर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आंदोलनों को एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, तब तक वो अपने मुकम्मल जो उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस आंदोलन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कि हमें तो 2-3 ही देखने का मौका मिला। एक बार जब वो एक प्रतिक्रियात्मक था, जैसे मंडल वाला टाइम था, तो वो एक आवेश वाला था। हम लोग 12वीं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के छात्र थे, 12वीं के छात्र थे, मतलब वही दौर था। वो तो एक भक्ति जैसे चीज थी जी उसको हम वो नहीं ले सकते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अन्ना वाला जब हुआ, ये जो भी आंदोलन हुआ, देखिए इसमें जो आदमी आता है वो गलत सही अलग पक्ष है, जी लेकिन वो आदमी मन से साफ आदमी होता है, उसका विश्वास होता है उसमें। बहुसंख्यक का मैनिपुलेटर तो उंगलियों पे गिने वाले होते हैं जो उसे मैनिपुलेट करते हैं। वो जो आम आदमी सड़क पे उतरता है, उसे तो अपने बाल बच्चे पालने, रोजी रोजगार से फुर्सत नहीं है। अगर वो छोड़ करके आया है, और ये आरोप लगते ही रहते हैं कि फला फला इसके पीछे है, ढिमकाना। देखिए जब ये हो जाती है चीज, तो फला फला ढिमकाना ढिमकाना उसका लाभ लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन वो फलाना ढिमकाना उस दिन बड़ा आंदोलन खड़ा कर ले तो राजी में ना आ जाए। जी ये बात मैंने तब भी कही थी, मैंने माननीय राहुल गांधी जी के यहाँ भी कही थी जब अन्ना आंदोलन होता कि आपको वहां जाना चाहिए। अगर मेरे तो कोई परिचय है नहीं माननीय मोदी जी से, यदि होता तो मैं माननीय मोदी जी को करबद्ध प्रार्थना करता कि एक रात आइए, गुजारिए, सुनिए, संवाद करिए। मैं कहता ये बात, क्योंकि आप एक अलग खास कोटरी में घिरे हुए हो जाता है, मतलब ये असामान्य बात नहीं है, सबके साथ हो जाता है कि वो दूसरे आपको बचाने के लिए आपके आसपास बैरिकेडिंग करते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि आप जनता के लिए बैरिकेडिंग कर रहे हैं, असल में बैरिकेडिंग में आप आ रहे होते हैं। इधर से भी जनता आ रही, इधर से भी, इधर से, चारों तरफ से आ रही है। तो जब आपने उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग करी, तो बैरिकेडिंग में कोकून में फंस कौन गया? आप खुद। तो अगर होता तो मैं ये कहता, और इसमें कई अच्छे नेताओं से हम लोगों का वो रहा, आशीर्वाद रहा, जिन्हें करीब से देखने का मौका मिला। जी उनकी मॉरल कंपास या पॉलिसी मेटर का कंपास या उनका विवेक या बुद्धि इसलिए कभी उससे नहीं हट पाई सही दिशा से, क्योंकि उन्होंने जनता से मेल मिलाप और संवाद को कभी नसबंदी नहीं किया। जी मेरे कोई नेता हो, मैं चंद्रशेखर जी अमूमन ऐसे आते थे यहाँ, तो लोगों को लगता था आम की दावत में आ रहे हैं। आम की दावत क्या है, लोगों के बीच बैठते थे, जिसको जो कहना है कह लेता था। जी तो उनका कान जो है बिल्कुल आम आदमी की आवाज से सीधे सुनता था, फिल्टर के बगैर। उन्होंने अपने अपने तरीके ईजाद किए थे, मिलते थे वो। जी राजनीतिक जीवन तो बकौल ऐसे लोगों के 10% होता था, बाकी तो वो 90% तो सामाजिक जीवन जीते थे, यारों में, मित्रों में, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं किया था। यहाँ लोगों का हाल ये हो गया है कि उठना बैठना खाना पीना सब पॉलिटिकल हो गया उनका। माँ बाप से मिलना भी पॉलिटिकल हो गया, मित्रों के घर जाना भी पॉलिटिकल हो गया, शादी ब्याह भी नाप तोल करके हुए। जी तो आप सहज जीवन जीने लगिए, आप सत्य के करीब आ जाएंगे। नेताओं को ये भी अभ्यास करना चाहिए कि वो सहज कैसे जीवन जी सकें, जो भी सहज जीवन जी रहे हैं। अब हर आदमी तो देखिए बहुत जमीनी उससे आएगा नहीं, आते हैं बतेरे, लेकिन सब नहीं आते हैं। जी तो जो लोग नहीं, मान ली राहुल गांधी जी हैं, अब राहुल गांधी जी एक बहुत सामान्य हो भी नहीं पाएंगे, जी तो राहुल गांधी जी को तो अतिरिक्त अभ्यास करना पड़ेगा सामान्य होने के लिए। लेकिन जो सामान्य जीवन से आ रहा है, वो असामान्य होने का अभ्यास क्यों कर रहा है? जी उसके पास तो ये सुविधा है। जी लेकिन अधिकतर वो नेता जो सामान्य परिवेश से आते हैं, वो असामान्य होने की कोशिश करते हैं और उसको वो उपलब्धि मानते हैं। ये एक बड़ा अवरोध है उनके सूचना तंत्र में, संवाद तंत्र में। उन्हें इससे परहेज करना चाहिए।
जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आपने भारतीय जो लोकतंत्र है उसके आंदोलनों की जो भूमिका है वो कैसे मजबूत होता है, कैसे सूचना तंत्र को बढ़ा देना चाहिए और कैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन सब परंपरा को आपने विस्तार से हमारे साथ साझा किया। तो दोस्तों, लोकतंत्र केवल चुनावों तक नहीं है, ना केवल चुनावों तक लोकतंत्र को समझना चाहिए, बल्कि जागरूक नागरिक, संवाद और सहमति की गरिमा को ध्यान करके लोकतंत्र को परिपक्व और मजबूत किया जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आगे एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।